तो अब जो है हम जो है एक एक करके जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले जो पंकज जी, जो चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न से जो है नवाजा गया है, वो देने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बीच ये थोड़ा जरूरी इसलिए हो जाता है इसका चर्चा करना क्योंकि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जो जयंत चौधरी उनके पोते हैं, उनका नाम ऐसी खबरें, तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार जो है एनडीए का हिस्सा बन गए। तो क्या ये जो है एनडीए के साथ शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी, इस वजह से दिया गया है, या फिर इसका जो है पूरा बैकग्राउंड जो चौधरी चरण सिंह का है वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए अभिषेक, बड़े चौधरी साहब जिनको लोग आदर से कहते हैं, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं जी। चौधरी साहब की तारीफ कहां से शुरू की जाए? क्या उनके खानदान से, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, फिर इनके पिताजी से जिन्होंने किसानों को एकजुट किया, या फिर चौधरी चरण सिंह जी से जिन्होंने इस देश में जमींदारी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ा काम किया, क्या उनको हम सिर्फ एक छोटे से राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पे रख सकते हैं? मैं ये सोचता हूं कि चौधरी चरण सिंह कौन थे, आज इस देश के लोगों को जानना चाहिए। जब इस देश में जमींदारी थी, तब चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों से जमीन लेकर हजारों लैंडलेस किसानों को, जो जोतते थे खेत लेकिन दूसरे के यहां जोतते थे, उनको जमीनें दे दी और उन्हें जमीन का मालिक बना दिया, और हजारों परिवार। यह छोटा काम था क्या? और इसी के खिलाफ पटवारियों का एक आंदोलन चला था जी, और उन्होंने कहा था कि यह भूमि सुधार हो कैसे सकता है। चौधरी चरण सिंह वो शख्स थे जिन्होंने पटवारियों से सामूहिक इस्तीफा दिलाया कि अगर आपको पसंद नहीं सरकार का काम तो आप छोड़ो नौकरी, और नए पटवारियों की जब भर्ती की तो पहले ऐसे शख्स थे जिसने 18% हरिजनों को पटवारी बनाया। उस मायने में सबसे बड़े समाजवादी भी थे। आज छोटे लोग ये कह सकते हैं कि चौधरी साहब सिर्फ जाटों के नेता थे, लेकिन जब तक चौधरी चरण सिंह जिंदा रहे, एक क्रॉस कास्ट लाइन, एक क्रॉस रिलीजन लाइन, किसानों को उन्होंने एकजुट किया। इस देश में किसानों की बात कभी नहीं होती थी अभिषेक। यहां बात होती थी जाटों की, गुर्जर की, मुसलमानों की, बनियों की, दलितों की, लेकिन उन सबको एक मंच पर लाकर सिर्फ और सिर्फ किसान के मुद्दे पर खड़ा करने वाला अकेला मर्द आदमी चौधरी चरण सिंह था। तो और चौधरी चरण सिंह की तारीफ इस बात से भी करनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा पद, प्रधानमंत्री का पद, इनसे कहा गया कि आप एक बार इंदिरा गांधी से कह दो, वो समर्थन दे देगी, वो लालायित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद क्या, मुझे स्वर्ग का भी पद रहे और इंदिरा गांधी से अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़े तो मैं ठोकर मारता हूं, और प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया इन्होंने। बताइए इस देश में कौन सा ऐसा नेता है जो जानता हो कि मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, सिर्फ उसको एक फोन लगाने की देर है और वो प्रधानमंत्री जैसा पद छोड़ दे? हाँ, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है चौधरी चरण सिंह के लिए। हिम्मत बहुत, यहां मुखिया का पद कोई नहीं छोड़ता। बिल्कुल, मुखिया के पद को लेकर यहां कत्ल हो जाते हैं आजकल के चुनावों में। तो जिस तरीके से पंकज जी आपने बताया कि वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, किसानों की बात इस देश में कोई नहीं करता था, और जो है जमींदारी खत्म की, पटवारी वाला जो आपने किस्सा बताया उसमें भी 18% जो है दलितों का उन्होंने जो है भर्ती करने का काम किया। उसके बावजूद भी जो इस नाम को जो है सिर्फ एक जाट नेता के तौर पर क्यों सीमित कर दिया गया? देखिए क्या होता है ना कि जब किसी नेता का इंपैक्ट बड़ा हो जाता है तो उसे छोटा बनाने की साजिश की जाती है, और चौधरी चरण सिंह को सिर्फ जाट नेता कहकर लोग उनका अपमान करते हैं। मैं एक और घटना बताता हूं। राजनारायण जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था, और राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने बड़े शौक से चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 में, बिना कोई गलती। तो इस मायने में चौधरी चरण सिंह गैर कांग्रेसवाद का सबसे बड़ा भी चेहरा है। चौधरी चरण सिंह इकोनॉमी के मामले में भी इस मायने में सबसे बड़ा चेहरा है इस देश के कि उन्होंने पहले वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि इस देश को अगर सूक्ष्म
और लघु औद्योगिक इकाइयों का जाल बिछा दिया जाए इस देश में, तो लोग आत्मनिर्भर भी होंगे, उन्हें रोजगार भी मिलेगा और इसके अलावा इस देश में संपन्नता भी आएगी। उन्होंने कहा था कि किसानी के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिल सकता है तो छोटे और लघु मध्यम उद्योगों में मिल सकता है। जब इस देश में बड़े बड़े कल कारखानों की बात हो रही थी कि रशिया की मदद से हम एचईसी बना देंगे या बोकारो बना देंगे और भिलाई राउरकेला प्लांट बैठा देंगे, आयरन स्टील प्लांट, तो उस जमाने में चौधरी चरण सिंह ने कही थी कि हम हर जिले में एक नया उद्योग लगाएंगे और उस जिले में जो भी प्रोडक्ट होता है उस वहां उद्योग वहीं प्रोसेस होगा, वहीं बनेगा और वहां से विदेश जाएगा। यह विजन था, तो आत्मनिर्भर भारत का विजन। आत्मनिर्भर भारत का विजन, तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब जो है एक जिला एक उत्पाद वाली जो योजना चलाई है, कहीं उसी से प्रेरित होकर ये चौधरी चरण सिंह जी, बिल्कुल यही मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता। ये सबसे पहले इस बात को चौधरी चरण सिंह के दिमाग में आया था, उन्होंने इसके बारे में आइडिया दिया था। यह अलग बात है कि कांग्रेस में माना नहीं और इसी बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू से उनका विवाद भी हमेशा हुआ और बहुत सारी बातों पे मतभेद था। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ जमींदारी हटाने की बात कही थी, इन्होंने कहा कि जमींदारी हटानी ही नहीं है, गरीबों को जमीन देनी भी है। और आचार्य विनोबा भावे ने चौधरी चरण सिंह का समर्थन भी किया था कि जमींदारों से जमीन तो लेनी है लेकिन करना क्या है, वो लैंडलेस लेबर, जो जोतता है जमीन उसकी होनी चाहिए, इसलिए दिया था। और उसमें अधिकतर दलित थे। आज जाट का नेता इनको बता रहे हैं लोग, लेकिन गरीब दलितों को जमीन का मालिक बनाने वाला इस देश में पहला नेता था चौधरी चरण सिंह। तो पंकज जी ये बताइए, जिस तरीके से जो है इतने दूरदर्शी नेता थे, उसके बावजूद क्या जो चौधरी परिवार है, चरण सिंह जी के बाद जो है अजीत सिंह जी, उसके बाद फिर जयंत चौधरी, क्या उनकी राजनीतिक विरासत को उस हिसाब से वो संभालने का काम नहीं कर पाए? जो राजनीतिक जमीन वो तैयार कर कर गए थे किसानों के लिए, आम जनमानस के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, क्या वो उस हिसाब से उसे नहीं संभाल पाए? देखिए अभिषेक, कुछ तो परिस्थितियां बदली और कुछ किसानों को जातियों में बांटने की साजिश बहुत उच्च स्तर पर रची गई थी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जी, कि जब इस देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और संजय गांधी बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था और यही चौधरी चरण सिंह ने, देवीलाल जी ने, इन लोगों ने घोषणा की थी कि दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वो किसानों से पट जाएगा। और जिस वक्त किसान आने थे उस मैदान में, पता है संजय गांधी ने क्या किया था? अभिषेक, दर्शन एक बात चैनल हुआ करता था और नई नई रिलीज हुई फिल्म बॉबी लगा दी थी ताकि नौजवान नहीं पहुंच सके, बॉबी देखने लग जाए। वो किस्सा मैंने भी पढ़ा है जी। जी, अब बताइए कि नौजवान उस सभा में शामिल नहीं हो सके, इसके लिए दूरदर्शन पे बॉबी फिल्म दिखाई गई। चलिए मैं एक बार दर्शकों को और मैं इसलिए मैं सिर्फ जी बताइए, पूरी करिए बात। इसलिए बता रहा था कि जातियों में बांटने की कोशिशें हुई और जिस तरह की जातिवादी राजनीति हुई, राम मनोहर लोहिया किसी जाति की राजनीति नहीं करते थे, उनका था समाजवाद जी। धन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहे, सबके बीच रहे। चौधरी चरण सिंह ने कभी किसी जाति की राजनीति नहीं की, लेकिन राम मनोहर लोहिया के चेले आज यादव के नेता हो गए और चौधरी चरण सिंह के बेटे आज सिर्फ जाटों के नेता होकर रह गए। हाँ, ये और कर्पूरी ठाकुर को सिर्फ अति पिछड़ों का नेता बना के रख दिया। इनका जो काम था चौधरी चरण सिंह का, या तो ये कहें कि चौधरी परिवार उन कामों को जनता के सामने पेश नहीं कर पाया, या फिर वो साजिश रची गई। लेकिन मैं आपको एक बार प्रधानमंत्री जी का ट्वीट जो है वो पढ़कर सुनाता हूं कि इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने जो है एक्स पर लिखा है, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। लेकिन ये चीज, ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा है, ये बात आज तक किसी को महसूस नहीं हुई कि किसानों के इतने बड़े नेता को, जिसने जो है इतनी दूरदर्शी सोच जो रखते थे, उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा जाए। लेकिन मोदी सरकार ने यह काम किया है और एक बार फिर बताया है कि वो
कद्र करते हैं काम की, वो सम्मान करते हैं नीतियों का, वो इस चीज को नहीं देखते कि ये किसी विपक्षी पार्टी का नेता है या फिर किसी जो है हमारा विरोधी रही है ये जो है साथी। एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात जी पंकज जी, मेरा एक सवाल आमतौर पे उसके साथ ये बात बताइएगा अपनी कि इस ट्वीट के बाद जो है जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि दिल जीत लिया, तो सियासी नजरिए से इसे आप कैसे देखते हैं? और फिर अपनी बात पूरी करिएगा, फिर पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र करते हैं। नहीं, मैं इस नजरिए से देखता हूं इसे कि देखिए, जो मान भी लिया जाए, जो विपक्षियों की बात है कि जाट राजनीति को या जाटों को खुश करने के लिए दिया गया जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इस देश में जय जवान जय किसान का ओरिजिनल नारा जो है किसी ने जिया है तो वो जाट कम्युनिटी ने जिया है। उन्होंने किसानी की तो दिल से की, और जब जवान बने फौज में गए तो वहां भी जान देने से पीछे नहीं हटे। भावुक कौम है ये, अगर आप उनके दिल में उतर जाए तो वो जान देने के लिए तैयार, और अगर दुश्मनी भी करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं। इधर कुछ दिनों में हुआ क्या, खास करके मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, कि जाट राजनीति चौधरी साहब के परिवार से शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ आ गई थी। और 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को 0-0 सीटें आई। अब फिर से पिछले कुछ सालों में यह हुआ, चाहे वो किसान आंदोलन, आपने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन में जाट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उस वजह से, या जाटों के अंदर एक भावना और भी थी कि कोई जाट नेता अभी कोई बड़ा है नहीं जिसकी कोई भूमिका है। हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां मनोहर लाल खट्टर हो गए। राजस्थान की राजनीति में जाटों का वर्चस्व था, वहां भी धीरे धीरे कम होता चला गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई अस्तित्व नहीं रहा, और बीजेपी में कोई बहुत बड़ा जाट नेता उभर कर सामने नहीं आ पा रहा था। तो ये एक अंदर से असंतोष भी था। तो बीजेपी के रणनीतिकारों ने यह समझा कि इस देश की सबसे देशभक्त कौम, इस देश में किसानी को जीने वाली कौम, और इस देश के फौज में शामिल होने वाली कौम को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो इस देश के लिए बेहतर नहीं है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जयंत चौधरी आएंगे ही नहीं, वो मोदी पार्ट 3 में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे, और इस देश में कुछ ऐसा होगा जो कि इस देश के छोटे और सीमांत किसानों को की जिंदगी बदल देगा मोदी पार्ट 3 में, और उसकी कार्य योजना बनाई जा चुकी है। मैं इससे ज्यादा भी खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन जयंत चौधरी का नाम इतिहास के सुनहले पन्नों में लिखा जाएगा, इस मायने में कि एक ऐसा नौजवान निकला, चौधरी चरण सिंह का पोता, जिसने इस देश के छोटे किसानों का भाग्य बदल दिया। चलिए, वो तो देखने वाली बात, और मोदी पार्ट 3 में होने वाला है।